गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो ऑक्सीलेटर जो है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीलेटर क्या होता है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीलेटर अगर अपन ब्लॉक डायग्राम में देखें तो ऑक्सीलेटर में क्या किया अपन ने, इनपुट में डीसी वोल्टेज दिया और यहाँ आउटपुट में अपने को एसी सिग्नल मिल गया। यानी ऑक्सीलेटर वो सर्किट है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दूसरे वे में अपन क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीलेटर वो सर्किट है जो बिना किसी इनपुट एसी के आउटपुट में एसी सिग्नल जनरेट करता है। एसी साइनोसोडल सिग्नल हो सकता है, स्क्वायर वेव हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव हो सकता है और सॉटूथ वेव भी हो सकता है। ठीक है, देखो क्या है, अपन स्लाइड स्टडी करते हैं। ऑक्सीलेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बिना इनपुट सिग्नल की आवश्यकता के आउटपुट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जब डीसी सप्लाई वोल्टेज इनपुट में अप्लाई करते हैं तब पीरियोडिक वेवफॉर्म प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल साइनोसोडल और नॉन साइनोसोडल, ये ऑक्सीलेटर के टाइप पर डिपेंड करता है कि जो आउटपुट सिग्नल है वो अपना साइनोसोडल होगा या नॉन साइनोसोडल होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेटर पे। ठीक है, अब देखो जो डिफरेंट टाइप के ऑक्सीलेटर जो हैं डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से आउटपुट में, साइन वेव भी हो सकती है, स्क्वायर वेव भी हो सकती है, ट्रायंगुलर वेव भी हो सकती है, सॉटूथ वेव भी हो सकती है, ये जनरेट करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीलेटर जो है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करता है। तो फाइनली क्या हो गया कि ऑक्सीलेटर वो सर्किट है, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बिना किसी एसी इनपुट के आउटपुट में एसी सिग्नल देता है। अब इसको इनपुट कहां से मिलता है, इसको इनपुट जो है डीसी सप्लाई देते हैं अपन। ठीक है, वहां से इनपुट मिलता है। अब देखो नेक्स्ट आगे, अब ऑक्सीलेटर जो है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है फीडबैक ऑक्सीलेटर, सेकंड होता है रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर। अब फीडबैक ऑक्सीलेटर क्या होता है, देखो ब्लॉक डायग्राम, जब मैंने फीडबैक एम्पलीफायर तुम लोगों को बताया था तब ये बताया था कि फीडबैक दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव फीडबैक, दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक। मैंने बताया था नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में यूज होता है, पॉजिटिव फीडबैक ऑक्सीलेटर में यूज होता है। तो देखो इसमें क्या है, सपोज करो अपने पास ये एम्पलीफायर है, इसमें अपन ने ये एसी सिग्नल जो है इस एम्पलीफायर को दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इस एम्पलीफायर ने क्या किया, यहाँ पे जो है अपने को आउटपुट दे दिया, यहां पे क्या दे दिया, अपने को आउटपुट दे दिया। ठीक है, इसने क्या किया, इसने यहां पे आउटपुट दे दिया और वो जो आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ क्या है, इनपुट के साथ 180 डिग्री का फेज जनरेट कर रहा है। सॉरी, वो आउटपुट जो है, यहां पे आउटपुट लेंगे अपन, फाइनली यहां लेंगे, वो आउटपुट इनपुट के साथ क्या कर रहा है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जनरेट कर रहा है। तो आउटपुट का कुछ पार्ट वापिस इनपुट में अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। ठीक है, आउटपुट का कुछ पार्ट जब अपन वापस इनपुट में अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फीडबैक। लेकिन यहाँ पे देखो जो फीडबैक नेटवर्क है ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जनरेट करेगा, यानी इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल सेम फेज में होंगे, यानी ये कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, तो देखो क्या है, फीडबैक ऑक्सीलेटर में आउटपुट का थोड़ा सा भाग वापिस इनपुट सर्किट में दिया जाता है। यह है पॉजिटिव फीडबैक, यानी धनात्मक फीडबैक होता है जिसमें बीटा ए यानी लूप गेन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस प्रकार एम्पलीफायर बिना किसी इनपुट के आउटपुट प्रदान करता है। रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में आरसी टाइमिंग सर्किट का यूज वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए करते हैं अपन। ठीक है, ये वेवफॉर्म स्क्वायर वेव और नॉन साइनोसोडल होती हैं। ठीक है, ये रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर हो गया। अब देखो अपन क्या करते हैं, ऑक्सीलेटर स्टडी करने से पहले बेसिक प्रिंसिपल स्टडी करेंगे इसका कि ऑक्सीलेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो देखो ये स्लाइड पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लो तुम लोग। अपने पास ये एक सर्किट डायग्राम है।
इस तरह के डायग्राम अगर ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर जो है मोस्टली समझ में आ ही जाएगा। तो पूरा का पूरा फोकस अपना इस पे रहेगा। देखो इसमें क्या किया अपन ने, ये इंडक्टर है, एक कोयल है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है। तो अपन ने यहाँ पे 2 वे स्विच लगा दिया। स्विच जो है बी से भी कनेक्ट हो सकता है, ए से भी कनेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इस स्विच को ए से कनेक्ट किया। किससे किया, ए से। इसका मतलब क्या हो गया, बैटरी के साथ क्या कनेक्ट है, कैपेसिटर कनेक्ट है। जब बैटरी के साथ कैपेसिटर कनेक्ट है यानी इसमें करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, यानी ये कैपेसिटर जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगा। किस पोलरिटी से, ये पॉजिटिव, अपर ऊपरी प्लेट जो है पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये कब तक चार्ज होगा, जब तक ये फुली चार्ज नहीं हो जाएगा। इसका मतलब जो कैपेसिटर जो है वो चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में जो है स्टोर करता है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब क्या हुआ, अब अपन ने क्या किया, इस स्विच को यहां से रिमूव किया और बी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बी से कनेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, अब अपना बैटरी हट गया। ठीक है, अब ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर इस इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। किसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। अब ये इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चार्ज किस फॉर्म में स्टार्ट करता है, स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में चार्ज को स्टोर करेगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है, जब कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज 0 हो जाएगा यानी कंप्लीटली चार्ज इसमें ट्रांसफर हो गया। अब ये इंडक्टर जो है इस कैपेसिटर के थ्रू चार्ज होगा, लेकिन ये अपोजिट पोलरिटी से होगा। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो इस टाइप से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट होती जाएगी। तो इस दौरान क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो कुछ एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन प्राप्त होगा। यानी डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में देखो, अगर ये डायग्राम देखें अपन तो देखो इसमें ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, लास्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या कहलाता है, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तो देखो स्लाइड में क्या लिखा है, देखो ऑक्सीलेटर का प्रिंसिपल समझने के लिए एलसी सर्किट लेते हैं। इसमें इंडक्टर एल तथा कैपेसिटर सी होते हैं। सबसे पहले स्विच का संपर्क टर्मिनल ए से करते हैं। कैपेसिटर वोल्टेज V, इसको V है ये, तक इस प्रकार चार्ज होता है कि ऊपर की प्लेट धनात्मक होती है और नीचे वाली प्लेट ऋणात्मक होती है। यह एनर्जी कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, कैपेसिटर अपना फुली चार्ज हो गया। अब अपन ने क्या किया, अब स्विच का संपर्क टर्मिनल बी से कर देते हैं। किससे कर दिया, टर्मिनल बी से कर देते हैं। इससे बैटरी, इससे क्या हुआ, बैटरी अलग हो जाती है तथा कैपेसिटर इंडक्टर एल से जुड़ जाता है। कैपेसिटर सी इंडक्टर एल के द्वारा डिस्चार्ज होने लगता है। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज घटकर कितना हो गया, 0 हो गया। यह एनर्जी कॉइल एल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। अब कैपेसिटर सी इंडक्टर एल के द्वारा विपरीत पोलरिटी से यानी अपोजिट पोलरिटी से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब जब कैपेसिटर सी फुली चार्ज हो जाएगा तब यह इंडक्टर के द्वारा डिस्चार्ज होगा। यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा तथा ऑक्सीलेशन उत्पन्न होगा। अतः इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में ऊर्जा के ट्रांसफर के दौरान प्रत्येक समय एलिमेंट में एनर्जी डिसिपेशन यानी इलेक्ट्रिकल लॉस के कारण कुछ ऊर्जा की हानि होती है। अतः यह डैम्प्ड ऑक्सीलेशन कहलाता है। और ये जो एलसी सर्किट है ये टैंक सर्किट या ट्यून्ड सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। ठीक है,
अब देखो तुम लोग, अब अपने पास यहाँ पे अपने को डैम्ड ऑक्सीलेशन मिला। यानी डैम्ड ऑक्सीलेशन कैसे मिला कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है। उस लॉस के कारण देखो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड जो है कम होता जाएगा, लास्ट में जीरो हो जाएगा, यानी डैम्ड ऑक्सीलेशन। देखो क्या है डैम्ड ऑक्सीलेशन? प्रत्येक ऑक्सीलेशन के दौरान कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रिकल लॉस के कारण लॉस्ट होती है। यदि इलेक्ट्रिकल लॉस के लिए कोई कंपनसेटिंग अरेंजमेंट न करे तो ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, रिड्यूस टू जीरो, जबकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब डैम्ड ऑक्सीलेशन को अनडैम्ड ऑक्सीलेशन में बदलना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो टैंक सर्किट है उस टैंक सर्किट को जितना लॉस हो रहा है जितना इलेक्ट्रिकल लॉस हो रहा है, उसी समय राइट टाइम पर उसी अमाउंट का अगर बाहरी सप्लाई से एनर्जी दे दें तो ये डैम्ड ऑक्सीलेशन जो है अनडैम्ड ऑक्सीलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सस्टेंडेड ऑक्सीलेशन कहलाता है। देखो, यदि इलेक्ट्रिकल लॉस को ओवरकम करने के लिए प्रत्येक साइकिल में राइट टाइम पर करेक्ट अमाउंट की एनर्जी सप्लाई की जाए तो अनडैम्ड ऑक्सीलेशन प्राप्त होगा। इसे सस्टेंडेड ऑक्सीलेशन भी कहते हैं। इसका एम्पलीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। देखो ये डैम्ड ऑक्सीलेशन था, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता गया, लास्ट में जीरो हो जाएगा, और अनडैम्ड ऑक्सीलेशन में एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब देखो आगे, एक बार्क हुसैन साइंटिस्ट था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसने एक क्राइटेरियन दिया था, तो अपने पास मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, राइट द बार्क-हुसैन क्राइटेरियन फॉर ऑक्सीलेशन। ठीक है। तो बार्क-हुसैन ने सस्टेंडेड ऑक्सीलेशन के लिए दो कंडीशन दी थी। कौन कौन सी कंडीशन थी? फर्स्ट कंडीशन थी उसकी कि लूप गेन जो है हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, यानी लूप गेन को बीटा ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो बीटा ए इक्वल्स टू 1। सेकेंड कंडीशन दी थी कि उसने टोटल जो फेज शिफ्ट है वो 0 डिग्री या 360 डिग्री होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, यदि किसी परिपथ में ए किसी एम्पलीफायर का गेन हो तथा बीटा फीडबैक पथ का ट्रांसफर फंक्शन हो, तो इस प्रकार बीटा ए लूप गेन है, तो यह परिपथ केवल उन आवर्तियों पर ही ऑक्सीलेट कर सकती है जिनके लिए लूप गेन का मान 1 हो, अर्थात बीटा मोड ऑफ बीटा ए कितना 1, और पूरे लूप में जो कलांतर है फेज शिफ्ट या तो शून्य हो या 2 पाई का पूर्णांक गुणक हो, यानी बीटा ए एंगल बीटा ए कितना होना चाहिए 2 पाई एन, जहां पे एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 अप टू एन तक। ठीक है। अब देखो, अपन ने पहले स्लाइड में स्टडी किया था कि ऑक्सीलेटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो फीडबैक ऑक्सीलेटर, दूसरा अपन ने किया था रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर। अब फीडबैक ऑक्सीलेटर भी एलसी ऑक्सीलेटर कहलाता है, आरसी ऑक्सीलेटर होता है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। एलसी ऑक्सीलेटर जिनके जो टैंक सर्किट होता है उसमें एल और सी का यूज होता है, जैसे हार्टले ऑक्सीलेटर है, आगे स्टडी करेंगे, कॉलपिट ऑक्सीलेटर है, क्लैप ऑक्सीलेटर है, ये एलसी ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। आरसी ऑक्सीलेटर जिसमें आरसी सर्किट का यूज होता है, जैसे आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है, विनब्रिज ऑक्सीलेटर है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर जो है इसमें मल्टी वाइब्रेटर आते हैं, ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर होते हैं, स्वीप और साटूथ ऑक्सीलेटर होते हैं। ये लास्ट चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे तीनों के तीनों। ठीक है। अब देखो अपने पास आता है हार्टले ऑक्सीलेटर। तो देखो हार्टले ऑक्सीलेटर सबसे पहले बेसिक स्टडी करेंगे, हार्टले ऑक्सीलेटर क्या होता है। तो देखो एक फेमस साइंटिस्ट था हार्टले, उसके द्वारा ये तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है उस साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ गया हार्टले ऑक्सीलेटर। ठीक है। हार्टले ऑक्सीलेटर जो है आरएफ रेंज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। आरएफ रेंज यानी 30 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, इस रेंज में जो है सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है। इसका यूज जो है अपन रेडियो रिसीवर में लोकल ऑक्सीलेटर के रूप में करते हैं।
रेडियो रिसीवर में लोकल ऑक्सीलेटर के रूप में करते हैं। जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है, देखो तुम लोगों ने जब 206 में पढ़ा था रिसीवर, तो उस रिसीवर में अपन लोकल ऑक्सीलेटर यूज लिया था। तो लोकल ऑक्सीलेटर वहां पे हार्टले ऑक्सीलेटर यूज लिया था अपन ने। ठीक है, अब अपन कंस्ट्रक्शन, तो देखो कंस्ट्रक्शन समझने के लिए अपने को सर्किट डायग्राम पे आना पड़ेगा। तो सर्किट डायग्राम देखो, सबसे पहले देखो, अगर मैं सर्किट डायग्राम जो है इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है कॉमन इमीटर एज एन एम्पलीफायर, ये तो एम्पलीफायर पार्ट हो गया। दूसरा होता है टैंक सर्किट। तो सबसे पहले अपन एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद टैंक सर्किट को। तो देखो, अपन ने सेकेंड ईयर में स्टडी किया था कॉमन इमीटर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसमें अपन ने सबसे पहले क्या किया, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ले लिया और कौन सा ट्रांजिस्टर लिया है, एमपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस R1, R2 और RE ये इस ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रोवाइड करवाती है। कौन सी बायसिंग, वोल्टेज डिवाइडर बायस। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो CE है ये बाईपास कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, ये लो पाथ रिएक्टेंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और ये C1, C2 ये कपलिंग कैपेसिटर कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन ने क्या किया इस सर्किट में, जो अपना कलेक्टर रेजिस्टेंस था RC, उसको रिप्लेस करके अपन वहां पे RFC कनेक्ट कर दिया। ये जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल कहलाती है। देखो, जो कॉइल जो होती है उसका जो इंडक्टेंस होता है XL इक्वल्स टू ओमेगा एल, यानी XL इक्वल्स टू 2 पाई FL, बाकी सारे कांस्टेंट, यानी XL प्रोपोर्शनल टू F। यानी जब लो फ्रीक्वेंसी होती है यानी F इक्वल्स टू 0, XL क्या करता है, लो रिएक्टेंस ऑफर करेगा यानी शॉर्ट सर्किट होगा यानी उसको पास करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके लिए हाई रिएक्टेंस ऑफर करेगा यानी उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो ये किसका, RFC का फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो इस ट्रांजिस्टर ने कितना फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाया, 180 डिग्री का। अभी अपन केवल इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वर्किंग बाद में करेंगे। ठीक है, अब टैंक सर्किट में क्या है, टैंक सर्किट में देखो दो इंडक्टर लगे हुए हैं, L1 L2 किसमें, सीरीज में, और एक इनके पैरेलल में कैपेसिटर C लगा रखा है। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इस सर्किट में CE यानी कॉमन इमीटर, एम्पलीफायर तथा टैंक सर्किट होता है। CE एम्पलीफायर में एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज लिया गया है। रजिस्टर R1, R2 एंड RE ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रोवाइड करवाते हैं। कैपेसिटर C बाईपास कैपेसिटर कहलाता है तथा कैपेसिटर C1 एंड C2 कपलिंग कैपेसिटर कहलाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस RC को रिप्लेस करके RFC को कनेक्ट करते हैं। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल कहलाती है। यह AC और DC के बीच आइसोलेशन प्रोवाइड करवाती है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी यानी AC पर रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक यानी ये क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा, और DC के लिए जीरो रिएक्टेंस ऑफर करेगा यानी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यानी एम्पलीफायर क्या करता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जनरेट करता है। ठीक है, अब टैंक सर्किट का कंस्ट्रक्शन देखो। इसके टैंक सर्किट में दो इंडक्टर L1 तथा L2 सीरीज में तथा इनके पैरेलल में एक कैपेसिटर C लगा होता है। एम्पलीफायर का आउटपुट जो है L2 पर देते हैं, यहाँ पे देते हैं L2 पर आउटपुट। यहाँ से जो आउटपुट होता है L1 के अक्रॉस में अपन फीडबैक लेते हैं जो ट्रांजिस्टर के इनपुट में अप्लाई करते हैं। ठीक है, इंडक्टर L1 और L2 जो है इंडक्टिवली कपल्ड होते हैं। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जो है ये इंडक्टर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब अपन चलते हैं इसकी वर्किंग में। देखो वर्किंग में सबसे पहले जैसे ही अपन पावर सप्लाई ऑन करेंगे VCC को, पावर सप्लाई ऑन करते ही यहां से सिग्नल जाएगा। ठीक है, तो R1 के अक्रॉस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी यहाँ पे नॉइस वोल्टेज क्रिएट होगा स्मॉल, वो इसके इनपुट में गया, ये उसको एम्पलीफाई करेगा यानी कलेक्टर करंट इंक्रीज होगी और अपने को आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, उस आउटपुट में से वो आउटपुट अपन टैंक सर्किट को देंगे। ठीक है, टैंक सर्किट को आउटपुट देते ही वो क्या है, अपोजिट पोलरिटी का यानी 180 डिग्री फेज है उसके साथ। ठीक है, वो अपन जब इसको देंगे टैंक सर्किट को, तो ये कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ये कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा।
जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो ये इंडक्टर L2 और L1 के थ्रू डिस्चार्ज होगा। L2 और L1 के थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज हो गया तो ये क्या होगा, इनके थ्रू डिस्चार्ज होगा। ठीक है, यानी कैपेसिटर ने चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया था और इंडक्टर क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब जब ये कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज 0 हो जाएगा तो ये इसको वापस से चार्ज करेंगे। इस प्रकार ये चार्ज डिस्चार्ज होते जाएंगे और एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीलेशन उत्पन्न होगा और वो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन होगा। ठीक है, लेकिन साथ में देखो जो L1 के अक्रॉस में जो फीडबैक सिग्नल मिलेगा वो अपन इसके इनपुट में देंगे, ये उसको एम्पलीफाई करके वापस से टैंक सर्किट में देगा। यानी क्या हुआ, जितना इलेक्ट्रिकल लॉस होगा टैंक सर्किट में उतना अपने को फीडबैक मिल रहा है इसको। यानी ये क्या कर रहा है, इसको कंपनसेट कर रहा है। यानी आउटपुट में अपने को अनडैम्प्ड या सस्टेंडेड ऑक्सीलेशन प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो सस्टेंडेड ऑक्सीलेशन की कंडीशन क्या थी। अब देखो 180 डिग्री का ट्रांजिस्टर ने दिया, 180 का दे दिया इसने, टोटल फेज शिफ्ट कितना हो गया, 360 डिग्री। यही तो बारकुसेन जो था उसका क्राइटेरियन था सस्टेंडेड ऑक्सीलेशन के लिए, यानी हमने को सस्टेंडेड ऑक्सीलेशन मिल गया। देखो क्या है, इसकी वर्किंग करते हैं। जब सप्लाई वोल्टेज VCC को स्विच ऑन किया जाता है तब रजिस्टर के अक्रॉस स्मॉल नॉइस वोल्टेज को ट्रांजिस्टर के द्वारा एम्पलीफाई करते हैं, अतः कलेक्टर करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण टैंक सर्किट में लगा कैपेसिटर C चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। कैपेसिटर जब तक चार्ज होगा तब तक वह फुली चार्ज ना हो जाए। कैपेसिटर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है। जब यह फुली चार्ज हो जाता है तब यह इंडक्टर L1 तथा L2 के द्वारा डिस्चार्ज होता है। अब कैपेसिटर इंडक्टर्स को चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। इंडक्टर्स चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करते हैं। यह चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑक्सीलेशन प्रोवाइड करवाता है। यह डैम्प्ड ऑक्सीलेशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन देखो पॉइंट C क्या ग्राउंड है। जब पॉइंट A C के रेस्पेक्ट नेगेटिव होगा तथा पॉइंट B C के रेस्पेक्ट पॉजिटिव होगा, अतः टैंक सर्किट ने कितना फेज शिफ्ट दिया, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे दिया। टैंक सर्किट का आउटपुट जो है किसको दिया अपन ने, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर के इनपुट में अप्लाई करते हैं। यह ट्रांजिस्टर इसे एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफायर का आउटपुट टैंक सर्किट को देते हैं। यह आउटपुट टैंक सर्किट में चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान जो एनर्जी लॉस होती है उसे कंपनसेट करता है। ठीक है, तो 180 डिग्री का एम्पलीफायर ने दे दिया, 180 डिग्री का टैंक सर्किट ने दे दिया, तो टोटल फेज शिफ्ट कितना हो गया, 360 डिग्री या 0 डिग्री। तो क्या मिल गया अपने को, सस्टेंडेड ऑक्सीलेशन मिल गया। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होती है F0 = 1/2 पाई रूट L इक्विवेलेंट C। L इक्विवेलेंट क्या होता है, L इक्विवेलेंट होता है L इक्विवेलेंट = L1 + L2 + 2M। ठीक है, टैंक सर्किट का टोटल इंडक्टेंस, जहां पे M क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। तो मोस्टली M = 0 होता है, तो L इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, L1 + L2। ठीक है, अब हार्टले ऑक्सीलेटर की एडवांटेज क्या क्या होती हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या होती है और एप्लीकेशन क्या होता है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बताया था हार्टले जो ऑक्सीलेटर है इसमें सस्टेंडेड ऑक्सीलेशन होता है, यानी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का आउटपुट मिलेगा अपने को साइनोसोडल सिग्नल, यानी इट प्रोवाइड साइनोसोडल ऑक्सीलेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी जो है अपनी ऑक्सीलेशन की, कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करके इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अपन ने 2 इंडक्टर यूज में लिए हैं, तो 2 इंडक्टर की जगह अपन जो है सिंगल टेप्ड कॉइल भी यूज ले सकते हैं अपन, सिंगल
टेप्ड कॉइल भी यूज ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिसएडवांटेज देखो डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हार्मोनिक्स की प्रेजेंस के कारण इसमें डिस्टोर्शन जो है वो उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ये है, ये जो है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए यूज में नहीं आता, इट डज नॉट फाइंड यूज इन लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसका यूज कहां करते हैं, एप्लीकेशन देखो, क्योंकि ये क्या करता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की साइनोसोडल वेव देता है, तो इसका यूज जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन यानी रेडियो रिसीवर में लेते हैं। देखो हार्टले ऑक्सीलेटर वाइडली यूज इन जनरेशन ऑफ sinusoidal waveform of certain frequency, thus these are suitable for radio frequency application, thus find their use in radio receiver। तो अपन लिख सकते हैं इसका यूज जो है रेडियो रिसीवर में करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, हार्टले ऑक्सीलेटर। अब नेक्स्ट जो आया था वो था कॉलपिट ऑक्सीलेटर। तो देखो सबसे पहले कॉलपिट ऑक्सीलेटर का यूज जो है 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करने के लिए करते हैं अपन, ठीक है। अब देखो अगर देखा जाए सर्किट में, तो देखो सर्किट का जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम ही होगा, थोड़ा सा चेंज होता है, वो भी टैंक सर्किट में होता है। क्या होता है वो देखो हार्टले ऑक्सीलेटर में अपन ने 2 इंडक्टर लगाए थे L1 तथा L2 सीरीज में, और उनके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाया था C। इसमें उल्टा करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 2 कैपेसिटर लगाएंगे C1 C2 सीरीज में, और इनके पैरेलल में एक इंडक्टर L कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी इसका कंस्ट्रक्शन जो है सेम वही रहेगा। देखो सर्किट के 2 पार्ट है, एक तो एम्पलीफायर हो गया, दूसरा हो गया टैंक सर्किट। जो एम्पलीफायर है इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज में लिया गया है, और क्या है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। रेजिस्टेंस R1 R2 बाइसिंग रेजिस्टेंस कहलाते हैं, ये इसको बाइसिंग प्रोवाइड करवाते हैं ट्रांजिस्टर को। C जो है ये बाईपास कैपेसिटर कहलाता है, ठीक है, नो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करवाता है ये। C1 और C2 ये कपलिंग कैपेसिटर कहलाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस RC को रिप्लेस करके अपन ने रेडियो फ्रीक्वेंसी कोयल RFC कोयल कनेक्ट कर दी। RFC क्या करती है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगी, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो एम्पलीफायर है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाता है अपने पास। टैंक सर्किट में मैंने बताया है 2 कैपेसिटर सीरीज में लगाते हैं C1 C2, और इनके पैरेलल में एक इंडक्टर कनेक्ट करते हैं L, ठीक है। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन है इसका। अब अपन वर्किंग में आते हैं, तो देखो वर्किंग यहीं से देखो, जब अपन ने क्या किया, पावर सप्लाई को ऑन किया, पावर सप्लाई को ऑन करते ही एक नॉइस वोल्टेज क्रिएट हो गया R1 के अक्रॉस में, वो ट्रांजिस्टर जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर इसके इनपुट में अप्लाई किया, इसने उसको एम्पलीफाई किया, और वो सिग्नल किसको दे दिया, टैंक सर्किट को दे दिया। टैंक सर्किट में लगे हैं कैपेसिटर C1 तथा C2, ये दोनों कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब इन्होंने चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब ये स्टोर कर लिया तो क्या करेगा, ये इस इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होंगे, तो ये उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। ये जब फुली चार्ज हो जाएगा तो ये कैपेसिटर के थ्रू डिस्चार्ज होगा अपोजिट पोलरिटी से, तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंटिन्यू चलेगा, और क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा। तो ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हो गया। अब अपने को जो C2 के अक्रॉस में जो वोल्टेज मिला है वो फीडबैक वोल्टेज कहलाता है, उसको अपने को इसके इनपुट में दिया, इसने एम्पलीफाई किया और वापस से टैंक सर्किट को दे दिया। यानी इसमें जो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्रिएट हुआ था वो किस में चेंज हो जाएगा, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन यानी सस्टेनेड ऑक्सीलेशन, क्योंकि जो एनर्जी कन्वर्जन के टाइम जो एनर्जी लॉस हुआ था वो यहां से इसको एम्पलीफायर से मिल जाएगा और कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अपने को क्या है, ऑक्सीलेशन मिल जाएगा इसका, वो भी सस्टेनेड ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो देखो इसका जो है कंस्ट्रक्शन तो सेम ही है हार्टले ऑक्सीलेटर की तरह, मैंने बता ही दिया। इसके वर्किंग में देखते हैं, वर्किंग जो मैंने अभी बताई है सेम ही है। जब सप्लाई वोल्टेज VCC को स्विच ऑन किया जाता है तब रजिस्टर के अक्रॉस स्मॉल नॉइस वोल्टेज को ट्रांजिस्टर के द्वारा एम्पलीफाई करते हैं, अतः कलेक्टर करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण टैंक सर्किट में लगा कैपेसिटर C1 तथा C2 चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। कैपेसिटर जब तक चार्ज होता है
तब तक वह फुली चार्ज ना हो जाए। कैपेसिटर चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। जब यह फुली चार्ज हो जाता है तब यह इंडक्टर L के द्वारा डिस्चार्ज होता है। अब कैपेसिटर इंडक्टर को चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। इंडक्टर चार्ज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है। यह चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑक्सीलेशन प्रोवाइड करवाता है। यह कौन सा ऑक्सीलेशन होता है? डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। अब देखो पॉइंट सी ग्राउंड है। जब पॉइंट ए जो है सी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव होगा तब पॉइंट बी जो है सी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखो टैंक सर्किट में देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब अपने को पॉजिटिव फीडबैक मिल गया। यानी टैंक सर्किट ने क्या किया? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कर दिया, 180 का ट्रांजिस्टर में कर दिया। ठीक है, तो 180 ये हो गया, 180 ट्रांजिस्टर का टोटल कितना हो गया? 0 डिग्री और 360 डिग्री, यानी अपने को सस्टेंडेड ऑक्सीलेशन मिल गया। ठीक है, अब देखो सस्टेंडेड ऑक्सीलेशन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगी? इसकी जो ऑक्सीलेशन या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन एफ नॉट इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट, देखो दो सी लिखे हुए हैं, तो सी इक्विवेलेंट और एल, एल तो एक ही है तो एल को तो वैसे लिख दिया, तो एल सी इक्विवेलेंट। अब देखो C1 और C2 सीरीज में लगे हुए हैं, यानी सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये क्या आ जाएगा? ये अपने पास आ गई इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी। इसका अगर यूज करते हैं इसका एप्लीकेशन, तो इट इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ साइनोसोडल आउटपुट सिग्नल विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है वहां कोलपिट ऑक्सीलेटर यूज में लेते हैं। तो इसका यूज जो है मोबाइल और रेडियो कम्युनिकेशन में करते हैं, मोबाइल और रेडियो कम्युनिकेशन में। तो ये कौन सा हो गया अपना? कोलपिट ऑक्सीलेटर। तो देखो आज अपन ने स्टडी किया है ऑक्सीलेटर क्या होता है, ऑक्सीलेटर कितने प्रकार का होता है, हार्टले ऑक्सीलेटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन। सेम वे में अपन ने कोलपिट ऑक्सीलेटर किया है। तो आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें जो है अपन क्लैप ऑक्सीलेटर और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें क्लैप और क्रिस्टल ऑक्सीलेटर करेंगे। इसमें चैप्टर में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, देखो इस बार जो है ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन भी आएंगे, तो जो है मैंने चैनल में फीडबैक एम्पलीफायर और ऑक्सीलेटर के ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो डाल रखा है, तो आप लोग जो है उसका लिंक मैं डाल दूंगा इसमें, वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जो है लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।